हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आज का जो हमारा एजेंडा है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये भी हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसके बेस पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। साथ में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम यहां से निकालेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, अगर आप रिकॉल करें लास्ट के लेक्चर को, लास्ट के 2 लेक्चर्स को, तो वहां से हमको एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि जो भी मूविंग चार्ज रहता है वही मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। क्लियर है? आपका पहला लेक्चर याद होगा जहां पे ओरस्टेड ने भी इस चीज को वेरीफाई किया था कि जो मूविंग चार्ज है वही क्या रहता है, कॉज रहता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। और एक और कंक्लूजन हम लोगों ने देखा था कि मूविंग चार्ज ही होता है जो कि क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो मुझे 2 चीज क्लियर हुआ था कि मूविंग चार्ज ही क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और मूविंग चार्ज ही क्या करता था, अपने आप में फोर्स एक्सपीरियंस करता था। ठीक है, बट एक बात बताइए, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था मूविंग चार्ज, वो कौन सा फोर्स था? अगर हम स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं तो स्टैटिक चार्ज में तो कूलम्बियन फोर्सेस लगते हैं, 2 चार्जेस के बीच में जो रेस्ट पे हैं उनके बीच में कूलम्ब फोर्स लगता था। बट यहाँ पे मूविंग चार्ज है और ये कूलम्ब फोर्स नहीं था उस मूविंग चार्जेस में, ये एक नया टाइप का फोर्स था जिसका नाम था मैग्नेटिक फोर्स। और जिस साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर चीज को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, जिनका नाम था हेनरिक, इनका नाम था हेनरिक एंटून लॉरेंज। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर फोर्स को, मूविंग चार्जेस में जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको ऑब्जर्व किया था। तो इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम पे इस फोर्स का नाम पड़ा था मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्लियर है? तो ये हमको समझ आ गया कि जब भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। डाइजेस्टेबल है, समझ आ गया। ठीक है, बट अब ये बात करते हैं कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इस साइंटिस्ट हेनरिक एंटून लॉरेंज ने देखा था, उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी। ठीक है, तो वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला कैसे डिराइव करने वाले हैं, हम वो देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स किस पे लगेगा, तुम्हारा चार्जेस पे। तो मैं क्या करता हूं, कंसिडर ए चार्ज प्लस क्यू मूविंग विथ वेलोसिटी v in a magnetic field b, ये भी एक वेक्टर है, v making an angle theta with the direction of magnetic field। ठीक है, मैंने क्या एज्यूम किया कि एक चार्ज प्लस क्यू है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और एंगल कितना बना रहा है हमारा थीटा, किससे, मैग्नेटिक फील्ड b के डायरेक्शन से। इसको डायग्राम वे में हम लोग इस तरीके से 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में कैसे बनाए हैं वो देखते हैं। कि अब क्लियरली देखिए, ये चार्ज हमारा प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू चार्ज है। इस पर्टिकुलर प्लस क्यू चार्ज को हम ऑलरेडी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरीके से कुछ अप्लाइड है, मतलब हमारा पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ ऐसा है, यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दी वाई डायरेक्शन एक्ट कर रही है और चार्ज हमारा यहां पे रखा हुआ है। मैं अभी ये मान लेता हूं कि दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट। ये चार्ज जो है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कुछ एंगल बनाते हुए, किससे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए। आपको समझ आया कि ये थीटा एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है किसमें, तुम्हारा इस पर्टिकुलर v वेलोसिटी से। ये थीटा एंगल बना रहा है, देखो किससे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, क्योंकि ये 2 आपका था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था और ये चार्ज का मूविंग डायरेक्शन है, यानी कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये इतना मैं अभी तक आपको बताया। इतना देखने के बाद मुझे ये समझ आएगा कि क्या क्या चीजों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये जो फोर्स है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स डिपेंड करता है। तो ही ऑब्जर्व्स दैट, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे समझने वाली बात है। क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था ये देखते हैं।
पहले मैं मान लेता हूं दिस इज ए करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर। इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो होता है, यानी कि चार्ज फ्लो करता है, तो मैं मान लेता हूं क्यू चार्ज फ्लो करता है। स्टार्टिंग के केस में मानता हूं अगर ये पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर को मैं ऐसे जगह में रखता हूं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो इस पे फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, कोई मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स नहीं लगता था। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं कि पहले B2 मैग्नीट्यूड का क्या किया उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो फोर्स जो लगा वो क्या हो गया, थोड़ा सा लगा। क्यों लगा, क्योंकि जब मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड B2 अप्लाई किया तो फोर्स कुछ लगा, जिसका मान लेता हूं F2 है। फिर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई B3, और फोर्स कितना लगा, ये F3। मैं थोड़ा सा और बढ़ाया इस तरीके से, अगर मैंने क्या किया, B4 मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो फोर्स क्या लगा, F4। तो क्लियरली देखिए, मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं, जब मैग्नेटिक फील्ड B4 इज ग्रेटर देन B3 इज ग्रेटर देन B2 इज ग्रेटर देन B1, मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं, तो आप खुद देखिए कि ये वायर है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी लेफ्ट साइड क्या हो रही है, टिल्ट हो रही है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, जिस कारण से ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होते जा रही है। डेविएट क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है। तो क्लियरली देखिए कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा हूं, इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। इसका मतलब यह है, कैन डायरेक्टली से दैट कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा इस चार्ज में, उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, फोर्स लगेगा। किस पे, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। अब मैं एक और चीज ऑब्जर्व किया, अब मैंने क्या किया, चलो मैग्नेटिक फील्ड बी को कांस्टेंट रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं पहले स्टार्टिंग में Q1 चार्ज मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, ठीक है। तो फोर्स पहले स्टार्टिंग के केस में मान लो Q1 चार्ज के कारण जीरो था, ठीक है, जिसको F1 मान लिया। अब मैंने क्या किया, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे Q2 चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ Q1 कर रहा है, यहाँ Q2 कर रहा है, तो Q2 चार्ज में तुम्हारा फोर्स लगा से F2। अगेन आपने चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, से यहाँ पे Q3 चार्ज फ्लो करवाया, तो यहाँ पे फोर्स लगा से F3। अगेन आपने मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ा दिया, Q4 चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ पे फोर्स लगा कितना, F4। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हो आप, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ आपको कि Q4 इज ग्रेटर देन Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1। मतलब पहले मान लो 1 कूलम का किया, फिर 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, ऐसे करके चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हो, तो वायर ज्यादा टिल्ट होते जा रहा है। इसका मतलब मैं अगेन ये कह सकता हूँ कि चार्ज को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, यानी कि आई कैन से दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये दो चीज की डिपेंडेंसी मेरे को समझ आई। पहले ये पता चला कि फोर्स जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ाने से फोर्स बढ़ जा रहा था, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा करने से तुम्हारा क्या हो जा रहा था, फोर्स बढ़ जा रहा था, ठीक है। अब और क्या देखते हैं, और किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा केस उन्होंने ये देखा कि उन्होंने चार्ज भी कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रखा, बट उस चार्ज Q को अलग अलग वेलोसिटी से मूव करा है। पहले वाले थे V1 वेलोसिटी से मूव करा रहा था, फोर्स से स्टार्टिंग में जीरो होगा, सेम पाथ में जा रहा था। अब उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ा दी चार्ज की, तो वेलोसिटी जब बढ़ाई तो फोर्स क्या हुआ, बढ़ गया। फिर और वेलोसिटी बढ़ा दी तो और क्या हुआ, और फोर्स बढ़ गया, इसलिए ज्यादा टिल्ट हो गया। और वेलोसिटी बढ़ा दी, से V4 वेलोसिटी कर दी, तो फोर्स क्या लग गया, F4। तो क्लियरली मैं यहां पे देखा कि V4 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1। इसका मतलब क्या है कि आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो फोर्स बढ़ रहा है। तो आई कैन से दैट कि फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज व्हिच इज मूविंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। तो ये मेरे को क्या समझ आया, 1 2 3 केसेस समझ आए। अब मेरे को एक चीज और है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहां से समझेंगे उस चीज को कि जब भी क्या हो रहा था, अगर ये चार्ज को मैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव करा रहा था, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा था। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो फोर्स की वैल्यू 0 थी। अब मैंने क्या किया कि मान लो इस पर्टिकुलर चार्ज को फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर पाथ से थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मतलब इससे कुछ एंगल बनाया थीटा से, थीटा 1 बढ़ाया तो फोर्स थोड़ा सा बढ़ा, थीटा 1 बढ़ा तो फोर्स F1 हुआ, ठीक है। फिर और थोड़ा सा एंगल बढ़ाया, थीटा 2 किया तो फोर्स F2 हुआ। फिर ऐसा करके बढ़ाते गया एंगल, और लास्ट में मान लो मैं इस x डायरेक्शन में आया, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री किया तो फोर्स मेरा मैक्सिमम हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन से वाले एंगल में होता है। साइन थीटा जब साइन 90 होता है तभी मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये जो फोर्स था यहाँ पे साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था।
क्लियर है, मतलब साइन थीटा, साइन 0 होता था तो इसके अलॉन्ग हो गया, जहां पे फोर्स 0 हो गया, साइन थीटा 90 हुआ तो यहां पे हुआ, यानी कि मैक्सिमम हो गया, यानी कि फोर्स यहां पे साइन थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा था। तो क्लियरली देखिए यहां पे 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं जिसके ऊपर हमारा फोर्स डिपेंड कर रहा था। अब मैं चारों को कंबाइन करने वाला हूं। ठीक है, कंबाइनिंग ऑल दी फैक्टर्स we get कि force is directly proportional to QVB sin theta। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो याद जाएगा KQVB sin theta। क्लियर है, सो दिस इज द रिलेशन। अब ये K की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं। ये हम K की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम वो भी देखते हैं कि मान लेते हैं कि when force is equal to 1 Newton, charge is equal to 1 coulomb, V is equal to 1 meter per second, also B is equal to 1 Tesla and sin 9 थीटा is equal to 1, यानी कि थीटा is equal to 90 डिग्री। ये सब की वैल्यू पुट करेंगे तो ये K की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। Therefore फोर्स यानी कि मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स इज नथिंग बट QVB sin थीटा। सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। अब आप ये देखिए जब भी किसी दो वेरिएबल के साथ साइन थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे Q जो था वो तो स्केलर है, वेक्टर क्या है तुम्हारा केवल V और B। तो मैं यहां पे जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इट विल बी नथिंग बट फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। दिस इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। और डायरेक्शन हमारा फोर्स का क्या होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। इसीलिए ये कहते हैं कि जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस, यहाँ पे ऑलरेडी देखो डिपिक्टेड है। फोर्स हमारा क्या होगा कि ये हमारा एक्स प्लेन और वाई प्लेन में क्या था तुम्हारा, वाई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड था, एक्स प्लेन में तुम्हारा क्या था, वेलोसिटी या चार्ज था जो मूव कर रहा था, और करंट का डायरेक्शन था, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। दोनों को परपेंडिकुलर कौन है, फोर्स का डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का यहां पे लिख देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। क्लियर है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लेन कंटेनिंग V एंड B। इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला यहां से डिराइव कर लिया। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेस में कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, उसके बाद हम इसके डायरेक्शन के भी बात करेंगे। तो पहले स्पेशल केसेस देखते हैं, तो आई विल राइट द फॉर्मूला हियर, उसके बाद स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाला हूं। सो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डिराइव किया था कि मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स इज नथिंग बट QVB sin थीटा। क्लियर है, दिस वाज द फॉर्मूला व्हिच वी हैव डिराइव्ड। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेस पे हम लोग कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल केसेस क्या होंगे कि पहला देखते हैं व्हेन V इज इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी 0 है, यानी कि स्टैटिक चार्ज, चार्ज मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो स्टैटिक चार्ज बन गया। जब भी स्टैटिक चार्ज होगा यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, फोर्स 0, यानी कि दैट इज नो फोर्स विल एक्ट व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी। कोई फोर्स ही नहीं एक्ट करेगा। मैं तुम लोगों को बताया था ना, ये वाला फोर्स स्टैटिक चार्ज पे एक्ट करेगा ही नहीं, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स केवल मूविंग चार्ज पे एक्ट करता है, ये यहां से प्रूव होता है। सेकंड, जब मैं मान लेता हूं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है, साइन 0 या 180 क्या होता है आप लोग का, यानी कि ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ही मूव कर रहा है। ठीक है, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो इस साइड, और 180 है तो इसके इस साइड। 180 के केस में इधर 180 डिग्री आएगा तो इधर, 0 डिग्री आएगा तो इधर। जब वो पैरेलल या एंटी पैरेलल, मतलब यानी कि
चार्ज मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्ट्स। तो अगेन यहां पे क्या हो जाएगा कि थीटा 0 पुट करो या 180 डिग्री पुट करो, साइन 0 क्या होता है 0, 180 क्या होता है 0, यानी कि फोर्स आपका क्या आ जाएगा 0। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके अपोजिट में अगर मूव करेगा तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तीसरा केस देखते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी चार्ज मूव करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि यहां से यहां तक एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो इस केस में साइन 90 हमारा 1 होता है, यानी कि हमको मैक्सिमम फोर्स लगेगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्लियर है? तो यहां पे आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू QVB, दिस विल बी अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, पहले मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इसके फॉर्मूला के बेस पे 3 केसेस देखे कि क्या होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो हमको ये पता चला कि जब चार्ज स्टेशनरी है और चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तब हमारा फोर्स 0 है, और जब चार्ज 90 डिग्री में या परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है तब हमारा फोर्स मैक्सिमम है। यहां पे क्या होगा हमारा मैक्सिमम। क्लियर है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद कि यहां से मुझे समझ आ गया फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B। क्लियर है? अब इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर्टिकुलर फोर्स के लिए हम ये भी देखेंगे बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे फोर्स का। क्लियर है? तो अब हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैसे हम लोग निकालने वाले हैं वो। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग्स। उन्होंने क्या किया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल दिया था कि कैसे आप लेफ्ट हैंड को रूल को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्स का। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया था, जो सेम अभी लास्ट डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया था कि कैसे फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी। ठीक है? तो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स का था, बट हम वो निकालेंगे कैसे, वो किसने बताया था, इन्होंने बताया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में। जब प्रैक्टिकल अपन क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसके एप्लीकेशंस को कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर है? तो पहले एक चीज समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कुछ चीजें दी हुई है। हमको पता है कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन। मैं मान लेता हूँ कि इन दिस पर्टिकुलर केस द वेलोसिटी और द डायरेक्शन, वेलोसिटी मतलब चार्ज का मूवमेंट, किसकी वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव करके क्या बनाता है, करंट। तो ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो प्लेन है जेड प्लेन, ये किसका डायरेक्शन देगा आपका, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का। ठीक है? तो इसको हम लोगों ने क्या किया, कैसे फ्लेमिंग्स ने क्या किया, एनालाइज किया, वो देखिए। पहले लेफ्ट हैंड रूल बोलता है तो लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड निकालने के बाद देखिए कि ये एक डायग्राम बना हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा सा मैं क्या है उतना एक्सपर्ट पेंटर तो हूं नहीं या कोई स्केचर तो हूं नहीं जो मैं अच्छा बना सकूं डायग्राम, तो उसको यही एज्यूम कीजिए कि ये उंगली बनी हुई है। ठीक है? ज्यादा भावनाओं को समझो, ज्यादा डीप मत जाओ। तो दिस इज दी योर हैंड। आप क्या कीजिए, ये थंब को ऊपर कीजिए, ये थंब है हमारा। ठीक है? दिस इज योर 4 फिंगर एंड दिस इज योर सेंट्रल फिंगर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फिंगर, दिस इज योर 4 फिंगर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। कुछ महान लोगों को ये भी नहीं पता होता है 4 फिंगर किसको बोलते हैं और सेंट्रल फिंगर किसको बोलते हैं। दिस इज योर सेंट्रल फिंगर, दिस इज योर थंब। तो मैं क्या करने वाला हूं कि थंब को इस तरीके से रखूंगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द फोर्स, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज आई और वी, यानी कि मैं तुमको डायरेक्टली यहाँ पे बार बार यूज करूंगा करंट वर्ड, वेलोसिटी नहीं यूज करूंगा क्योंकि चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसको करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट।
क्लियर है? तो इन्हीं का डायरेक्शन हमको देखना है। अगर हमको किसी दो के बारे में पता है तो तीसरे का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन पता था। करंट वालों नीचे एक्ट कर रहा है तो मैं करंट के डायरेक्शन में ये सेंट्रल फिंगर को किया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस तरीके से एक्ट करी थी तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर को किया। तो जो यहाँ ये देखिए मैंने जैसे ये डायग्राम बना हुआ है उस तरीके से किया हुआ है। ये हमारा करंट का डायरेक्शन, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट करेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप क्या निकालने वाले हैं, डायरेक्शन। आई विल रिपीट इट, दिस थंब विल गिव यू द फोर्स, दिस 4 फिंगर विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस सेंट्रल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसका जनरली न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है, इसलिए आपको आना चाहिए। नाउ हम अब क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को यूजिंग द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैंने आपको पहले ही एजेंडा में बताया था, तो एजेंडा को ये हमारा क्लियर है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है। तो हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। अब ये याद रखिए कि आप लोगों ने जो लास्ट में फॉर्मूला डिराइव किया था मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का, दैट वाज नथिंग बट QVB sin थीटा। ठीक है, डेफिनेशन कैसे निकालना है ये समझने की कोशिश करना। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, पुट Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, पुट V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे होगा क्या कि यू विल गेट फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो यू विल गेट दी फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से हम डेफिनेशन निकालेंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड may be defined as the force. Magnetic field is defined as the force experienced by a unit charge. यूनिट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्स है, इसको यूनिट चार्ज बोलते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग with a unit velocity in the direction perpendicular मतलब वो थीटा 90 डिग्री आ गया, in the direction perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसका, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार रिपीट करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स डिफाइंड बाय 1 कूलम चार्ज या यूनिट चार्ज मूविंग विद अ यूनिट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज करके मैंने आपको याद है फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि कैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी बताऊंगा और डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो चलो हम काम करते हैं उसी के ऊपर। तो यूनिट कहां से अगर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहां से निकाल सकते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी नथिंग बट B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा। क्लियर है? ठीक है, साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, इसको छोड़िए, और जिसको रेडियन स्ट्रेट रेडियन को हम लोग क्या एक्सटर्नल यूनिट मानते हैं, स्पेशल केस में मानते हैं। यहां से यूनिट निकालते हैं। हमको पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्लियर, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा तो कुछ होता नहीं। अब अपन क्या करते हैं, कूलम को और अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। हमको पता है कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और चार्ज को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको ऊपर डाल देते हैं, सेकंड को ऊपर डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। कूलम को एम्पियर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे कि हमको पता है कि कूलम चार्ज की यूनिट होती है, क्या होते हैं, चार्ज इज नथिंग बट I इंटू टी, यानी कि करंट इंटू टाइम। तो करंट हमारा उसकी यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, यानी कि इट इज नथिंग बट एम्पियर सेकंड। तो यहाँ पे डाल देता हूँ न्यूटन सेकंड अपॉन एम्पियर सेकंड मीटर, दिस इज योर एम्पियर सेकंड मीटर। तो एम्पियर से एम्पियर कैंसल, तो यहाँ से यूनिट आ जाएगा आपका न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर।
दिस विल बी योर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। पहले एक और चीज पता होना चाहिए कि बी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, यानी कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसकी सीजीएस यूनिट मैंने आपको पहले डिस्कस की थी, इट इज नथिंग बट गॉस। और हमको ये भी पता था कि रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये भी हम लोग को पता था, मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बस बात हुई किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इस पर्टिकुलर यूनिट को यूज करते हुए। न्यूटन की क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, mLT-2, mLT-2। एम्पियर का क्या होता है, एम्पियर का तो एम्पियर होता है, ठीक है। पर मीटर का क्या होता है, इट विल बी नथिंग बट, पर मीटर विल बी नथिंग बट, नीचे में एल आ जाएगा, ठीक है। एल से एल कैंसल, दिस विल बी नथिंग बट ma-1t-2। so this will be your dimensional formula for the magnetic field की ma-1t-2। तो हम लोगों ने देख लिया डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड बी। वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको मैं पहले से बता चुका था। अब जो इस पर्टिकुलर एजेंडा में लास्ट टर्म बच रहा है जिसको मैंने डिफाइन नहीं किया है, वो है लॉरेंट फोर्स। क्लियर है? तो हम लास्ट टर्म को डिफाइन कर देते कि व्हाट इज ए लॉरेंट फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय ए लॉरेंट फोर्स। एक चीज याद रखना, जनरली बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, लॉरेंट फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो लॉरेंट फोर्स क्या होता है वो समझते हैं कि व्हेन ए चार्ज moves in both electric and magnetic fields, then the total force applied और ये experienced लिखियो, applied मतलब experienced by a charge is given by। तो अब बताइए जब क्या होगा, किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कराएंगे तो दोनों टाइप का फोर्स लगेगा। पहला लगेगा आपका मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स विच इज नथिंग बट Fm एंड इट इज नथिंग बट QVB sin थीटा। क्लियर है? साथ में आप लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स भी पता होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, इट विल बी नथिंग बट QE। क्लियर है? इट विल बी QE। तो जो नेट फोर्स लगता है यानी कि दिस कंप्लीट फोर्स F is called the Lorentz force and it is nothing but sum of magnetic Lorentz force plus the electric force या Coulombian force। so ये हो जाएगा आप लोग का QV, या इसको VB sin थीटा को लिख सकते हो V क्रॉस B प्लस QE। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला Q कॉमन ले लेंगे, इट विल बी नथिंग बट V क्रॉस B प्लस E। सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला फॉर द लॉरेंट फोर्स। क्लियर है? तो आई रिपीट इट कि लॉरेंट फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स दोनों अलग अलग होते हैं। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स जब कब लगता है, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है चार्ज, तो जो नेट फोर्स लगता है दैट विल बी ड्यू टू बोथ दी मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कितना होता है आप लोग का, दैट लॉरेंट फोर्स इज नथिंग बट Q V क्रॉस B प्लस E। So this is all about this particular topic, force on a moving charge in a magnetic field. Thank you.